अध्याय 576 कविता और पुस्तकों में पारंगत लोग आवश्यक रूप से पांडित्यपूर्ण नहीं होते हैं। शेन मियामियान ने अपना सिर हिलाया। हे नान, मुझे ठंड नहीं लग रही है। मुझे अभी चल रही हवा की आदत नहीं है। उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर, जो वास्तव में किसी ठंडे व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था, हे नान ने उससे कमरे में प्रवेश करने पर जोर नहीं दिया। क्या आपके पास कुछ है जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। वह नान वास्तव में स्मार्ट था। शेन मियामियान ने सिर हिलाया और हम कहा। हे नान ने कोई आवाज नहीं की, मानो उसके जारी रहने का इंतजार कर रहा हो। शेन मियामियान ने यह सुनिश्चित करने के लिए पीछे देखा कि दरवाजा कसकर बंद था ताकि ली शिपिंग न सुन सके। फिर धीमी आवाज में बोला, हे नान, क्या आपने अभी तक ली यू को घर बेचने के बारे में बात की है? उद्धरण चिन्ह। अभी तक नहीं। इन मामलों के लिए सही समय की आवश्यकता थी। और हे नान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे बड़बड़ाना पसंद था। वह निर्णायक प्रहार करना पसंद करता था, या तो वह बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करता था, या जब वह ऐसा करता था तो अंत तक नहीं लड़खड़ाने के इरादे से करता था। शेन मियामियान एक अधीर व्यक्ति नहीं थे। वह जानती थी कि अगर हे नान ने बात नहीं की होती तो उसकी अपनी योजनाएं होती। हे नान, आज दोपहर जियाओखुई सिस्टर शिपिंग से मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना सोने का कंगन बेचने की योजना बना रही थी। वह सोने का कंगन क्यों बेचेगी? उसका मानना था कि हे नान उससे बेहतर जानता था। ली शिपिंग के व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से उन वस्तुओं को नहीं बेचेगी। कोई भी पैर थपथपाकर अनुमान लगा सकता है, यह वान डोंगचिंग ही होगा जिसने इसे उकसाया होगा। जहां तक ये बात है कि पैसा कहाँ जाएगा, ये भी बिल्कुल स्पष्ट था। वान डोंगचिंग के चचेरे भाई की शादी हो रही थी और वह निश्चित रूप से फिर से दिखावा करने के लिए वापस चला गया। हे नान की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। वान डोंगचिंग हाल ही में बहुत आराम से रह रहे हैं। हे नान, सिस्टर शिपिंग बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह दिन ब दिन और अधिक सुस्त होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अंततः अवसाद में आ जाएगी, भले ही वह वान डोंगचिंग को तलाक दे देती। ली शिपिंग लगभग अपना आधा जीवन खो देती। ली यू ने हमेशा अपने तलाक का समर्थन किया है, लेकिन वह बहुत नर्म दिल की है और वान डोंगचिंग को भोगती रहती है। जब तक वह जाने नहीं देती, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। जब तक ली शिपिंग तलाक के लिए तैयार थी, उसके और ली यू के पास उसे वान डोंगचिंग से मुक्त करने के 100 तरीके थे। हे नान, क्या आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि सिस्टर शिपिंग को तलाक मिल जाएगा? शेन मियामियान की आंखें चमक उठीं। वह हमेशा इस डर से अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में अनिच्छुक रही थी कि ली परिवार बहुत अधिक रूढ़िवादी होगा और सोचेगा कि तलाक शर्मनाक है। लेकिन हे नान ने जो कहा, उससे ऐसा लगा कि वह गलत हो सकती है। वह नान मंद मंद मुस्कुराया। अगर हम वह नहीं देख पाते जो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो आप शायद हम पर हंसेंगे। वह शायद ही कभी मुस्कुराता था, हमेशा ठंडी अभिव्यक्ति रखता था। इसलिए उसकी अचानक मुस्कुराहट ने शेन मियामियान को चौंका दिया। वह इससे चकित हो गई और उसे स्वीकार करना पड़ा। जब हे नान मुस्कुराता था तो वह वास्तव में सुंदर दिखता था। बहुत से लोग सोचते हैं कि तलाक शर्मनाक है, और चूंकि अंकल ली एक प्रोफेसर हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें इन चीज़ों की अधिक परवाह होगी। साहित्य में पारंगत लोग जरूरी नहीं कि पुराने जमाने के हों, तो इसका मतलब है कि अगर ली शिपिंग ने तलाक लेने का फैसला किया तो ली जूलिन इसका समर्थन करेंगे। इस खबर से शेन मियामियान को खुशी हुई। वह जानती थी कि शियू मिन और ली यू ली शिपिंग के तलाक का कड़ा विरोध नहीं करेंगे।
लेकिन उसने सोचा था कि ली जूलिन से आगे निकलना मुश्किल हो सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि चीजें जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक आसान थीं। जब तक ली शिपिंग इच्छुक थी, वान डोंगचेंग को बस अलग हटना होगा। मैं हमेशा सिस्टर शिपिंग की स्थिति पर बहुत अधिक टिप्पणी करने से डरता रहा हूँ। मुझे चिंता थी कि लोग सोचेंगे कि मेरे पास गलत विचार थे या मैं सिस्टर शिपिंग को उकसा रहा था। लेकिन वान डोंगचेंग को उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हुए देखकर मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। पिछली बार जब मैंने उन्हें बाजार में देखा था, सिस्टर शिपिंग बच्चे को पकड़ रही थी और बहुत सी चीजें ले जा रही थी, जबकि वान डोंगचेंग बस एक भगवान की तरह खड़ा था, मदद के लिए एक उंगली भी नहीं उठा रहा था। वह अक्सर बाहर भी रहता है। वास्तव में शेन मियामियान कहना चाहता था कि वान डोंगचेंग अंततः धोखा देगा, लेकिन चूंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए वह इसके बारे में नहीं बोल सकती थी। अध्याय 577 बैल को स्वर्ग तक बढ़ा चढ़ाकर बताना। समय बदल गया है। हमेशा हमारी तुलना तब से न करें जब हम बच्चे थे। तब हम अस्पताल नहीं जाते थे क्योंकि परिवार इसका खर्च वहन नहीं कर सकता था। लेकिन अब चीजें बेहतर हैं। बेशक हमें खुद का आनंद लेना चाहिए। अगर शिपिंग वास्तव में हमसे बच रहा है क्योंकि हम ग्रामीण इलाकों से हैं, तो मैं असहमत होने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। वान डोंगचेंग ने यह बात आंशिक रूप से पान हुयून से और आंशिक रूप से रिश्तेदारों को सुनने के लिए कही। वह ये दिखाना चाहता था कि वह अब कितना अच्छा कर रहा है और साथ ही घर में अपने अधिकार का घमंड भी करना चाहता था। आप इतने सक्षम हैं, फिर भी आपने उसे पैसे का प्रबंधन करने दिया, जितना अधिक उसके बेटे ने अपनी पत्नी का बचाव किया। पान हुयून को उतना ही गुस्सा आया और उसके शब्द और भी बुरे हो गए। आपको नंबर 2 मिडिल स्कूल में नौकरी दिलाना सरकार द्वारा दिए गए पद की तुलना में कुछ भी नहीं है। डोंगचेंग, मैं आपको बता दूं, आपके ससुर बेटियों के बजाय बेटों को प्राथमिकता देते हैं। आपने इस बहू से व्यर्थ में शादी की है। थोड़ी सुंदर दिखने के अलावा वह किसी काम की नहीं है। बेहतर होता कि आप एरिया से शादी कर लेते। माँ, क्या तुम कभी रुकोगी? वान डोंगचेंग ने नाराज होकर मेज पर हाथ मारा। आमतौर पर वह उसकी डांट फटकार को सहन कर लेता था, लेकिन अब इतने सारे रिश्तेदारों के रहते हुए उसकी माँ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। वान डोंगचेंग कितना क्रोधित हो गया था, इस बात से पेन हुयून आश्चर्यचकित रह गया। अपने बेटे का चेहरा गुस्से से हरा देखकर वान के पिता ने भी अपनी पत्नी की ओर घूरकर देखा। डोंगचेंग ने कहा है कि बच्चा गंभीर रूप से बीमार है। शहर के बच्चे अधिक नाजुक होते हैं। आप उसकी तुलना गांव के बच्चों से कैसे कर सकते हैं? जाओ और देखो कि रसोई में मांस अभी तक पकाया गया है या नहीं। उनका बेटा गांव में उनका गौरव था और वान के पिता वान डोंगचेंग पर सबसे अधिक स्नेह करते थे। जहां तक उनकी बहू की बात है, चाहे वह अपनी बेटी को घर वापस लाए या नहीं, उन्हें वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। वान के बड़े चचेरे भाई ने देखा कि वान डोंगचेंग परेशान था और उसने तुरंत उसे एक गिलास शराब पिलाई और मुस्कुराते हुए चीजों को सुचारू करने की कोशिश की। चलो डोंगचेंग, गर्म होने के लिए एक पे लें। आंटी पेन हमेशा अपने मन की बात ऐसे ही कहती हैं। हम सभी इसके आदी हैं। इसे दिल पर मत लो। वान डोंगचेंग प्रभारी थे या नहीं, उनके बड़े चचेरे भाई को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। ये तथ्य कि वान डोंगचेंग ने अपनी शादी के लिए 100 रुपये उधार दिए थे, चचेरे भाई के लिए उसके साथ संबंध बनाने के लिए पर्याप्त कारण था। एक युवा जोड़े की शादी को सिर्फ 2 या 3 साल ही हुए थे। वान डोंगचेंग जैसा पैसा किसके पास था, बड़े घर में रहते हुए, एक सुंदर पत्नी के साथ और हाथ में कुछ अतिरिक्त नकदी के साथ।
वह सपने में भी उससे ईर्ष्या करता था। प्रोत्साहित करना। वान डोंगचेंग ने गिलास उठाया और उसे एक ही बार में खाली कर दिया। अपनी जीभ चटकाई और फिर कहा, मेरी माँ बहुत ज्यादा बोलती है। वह कुछ चीजों के बारे में कुछ नहीं जानती लेकिन फिर भी हस्तक्षेप करना पसंद करती है। मेरे ससुर का केवल एक बेटा और एक बेटी है। वह उन दोनों को समान रूप से प्यार करते हैं। वह उनसे कैसे प्यार नहीं कर सकते? मैं आपको बता दूं, मेरे ससुर ने कहा। वह चाहते हैं कि मैं कुछ सामाजिक अनुभव हासिल करने के लिए 2 साल के लिए नंबर 2 मिडिल स्कूल में पढ़ाऊं। फिर वह ऐसा करेंगे, शहर में मेरे लिए एक दुकान में निवेश करें ताकि मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकूं और एक बड़ा बॉस बन सकूं। वान के बड़े चचेरे भाई ने जल्दी से वान डोंगचेंग का गिलास फिर से भर दिया। डोंगचेंग, तुम्हारे ससुर तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं। कुछ वर्षों में, जब तुम बड़े हो जाओगे, तो हमारे बारे में मत भूलना। हम बस खेती कर रहे हैं, मुश्किल से खाने पीने का प्रबंध कर रहे हैं, और साल के अंत तक कभी कोई पैसा नहीं बचाते। चिंता मत करो, बड़े चचेरे भाई। वान डोंगचेंग शराब पीने के बाद खुश और घमंडी महसूस कर रहा था। उसने बड़े गर्व से कहा, एक बार जब मैं अपना स्टोर शुरू कर लूंगा और चलाने लगूंगा, तो मैं मदद के लिए आप सभी को बुलाऊंगा। तब तक खेती की चिंता क्यों करें? 1 साल के लिए लापरवाही से काम करें, और आप घर वापस एक नया घर बनाने में सक्षम होंगे। इन शब्दों के साथ, मैं आपकी दुकान खुलने का इंतजार करते हुए निश्चिंत हो सकता हूँ। आइए पीते हैं, पीते हैं, पीते हैं। डोंगचेंग, मैं तुम्हें भी टोस्ट दूंगा। चाचा, यहाँ आपके लिए भी है। हो सकता है कि आपने जीवन भर खेती की हो, लेकिन आपने एक अच्छा बेटा पैदा किया है। 10 गांवों और 8 बस्तियों में, जब भी वे आपके बारे में बात करते हैं तो हर कोई आपका सम्मान करता है। वे सभी कहते हैं कि आपने एक विद्वान सितारा पैदा किया है। सभी ने बारी बारी से वान परिवार के पिता और पुत्र की आसमान छूकर प्रशंसा की। अध्याय 578, बैल को स्वर्ग तक बढ़ा चढ़ाकर बताना। समय बदल गया है। हमेशा हमारी तुलना तब से न करें जब हम बच्चे थे। तब हम अस्पताल नहीं जाते थे क्योंकि परिवार इसका खर्च वहन नहीं कर सकता था। लेकिन अब चीजें बेहतर हैं। बेशक, हमें खुद का आनंद लेना चाहिए। अगर शिपिंग वास्तव में हमसे बच रहा है क्योंकि हम ग्रामीण इलाकों से हैं, तो मैं असहमत होने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। वान डोंगचेंग ने यह बात आंशिक रूप से पान हुयून से और आंशिक रूप से रिश्तेदारों को सुनने के लिए कही। वह ये दिखाना चाहता था कि वह अब कितना अच्छा कर रहा है और साथ ही घर में अपने अधिकार का घमंड भी करना चाहता था। आप इतने सक्षम हैं, फिर भी आपने उसे पैसे का प्रबंधन करने दिया, जितना अधिक उसके बेटे ने अपनी पत्नी का बचाव किया। पान हुयून को उतना ही गुस्सा आया और उसके शब्द और भी बुरे हो गए। आपको नंबर 2 मिडिल स्कूल में नौकरी दिलाना सरकार द्वारा दिए गए पद की तुलना में कुछ भी नहीं है। डोंगचेंग, मैं आपको बता दूं, आपके ससुर बेटियों के बजाय बेटों को प्राथमिकता देते हैं। आपने इस बहू से व्यर्थ में शादी की है। थोड़ी सुंदर दिखने के अलावा वह किसी काम की नहीं है। बेहतर होता कि आप एरिया से शादी कर लेते। माँ, क्या तुम कभी रुकोगी? वान डोंगचेंग ने नाराज होकर मेज पर हाथ मारा। आमतौर पर वह उसकी डांट फटकार को सहन कर लेता था, लेकिन अब इतने सारे रिश्तेदारों के रहते हुए उसकी माँ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। वान डोंगचेंग कितना क्रोधित हो गया था, इस बात से पेन हुयून आश्चर्यचकित रह गया। अपने बेटे का चेहरा गुस्से से हरा देखकर वान के पिता ने भी अपनी पत्नी की ओर घूरकर देखा। डोंगचेंग ने कहा है कि बच्चा गंभीर रूप से बीमार है। शहर के बच्चे अधिक नाजुक होते हैं। आप उसकी तुलना गांव के बच्चों से कैसे कर सकते हैं?
जाओ और देखो कि रसोई में मांस अभी तक पकाया गया है या नहीं। उनका बेटा गांव में उनका गौरव था, और वान के पिता वान डोंगचेंग पर सबसे अधिक स्नेह करते थे। जहां तक उनकी बहू की बात है, चाहे वह अपनी बेटी को घर वापस लाए या नहीं, उन्हें वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। वान के बड़े चचेरे भाई ने देखा कि वान डोंगचेंग परेशान था और उसने तुरंत उसे एक गिलास शराब पिलाई और मुस्कुराते हुए चीजों को सुचारू करने की कोशिश की। चलो डोंगचेंग, गर्म होने के लिए एक पे लें। आंटी पेन हमेशा अपने मन की बात ऐसे ही कहती हैं। हम सभी इसके आदी हैं। इसे दिल पर मत लो। वान डोंगचेंग प्रभारी थे या नहीं, उनके बड़े चचेरे भाई को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। ये तथ्य कि वान डोंगचेंग ने अपनी शादी के लिए 100 रुपये उधार दिए थे, चचेरे भाई के लिए उसके साथ संबंध बनाने के लिए पर्याप्त कारण था। एक युवा जोड़े की शादी को सिर्फ 2 या 3 साल ही हुए थे। वान डोंगचेंग जैसा पैसा किसके पास था? एक बड़े घर में रहते हुए, एक सुंदर पत्नी के साथ, और हाथ में कुछ अतिरिक्त नकदी के साथ, वह सपने में भी उससे ईर्ष्या करता था। प्रोत्साहित करना। वान डोंगचेंग ने गिलास उठाया और उसे एक ही बार में खाली कर दिया। अपनी जीभ चटकाई और फिर कहा, मेरी माँ बहुत ज्यादा बोलती है। वह कुछ चीजों के बारे में कुछ नहीं जानती लेकिन फिर भी हस्तक्षेप करना पसंद करती है। मेरे ससुर का केवल एक बेटा और एक बेटी है। वह उन दोनों को समान रूप से प्यार करते हैं। वह उनसे कैसे प्यार नहीं कर सकते? मैं आपको बता दूं, मेरे ससुर ने कहा, वह चाहते हैं कि मैं कुछ सामाजिक अनुभव हासिल करने के लिए 2 साल के लिए नंबर 2 मिडिल स्कूल में पढ़ाऊं। फिर वह ऐसा करेंगे, शहर में मेरे लिए एक दुकान में निवेश करें ताकि मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकूं और एक बड़ा बॉस बन सकूं। वान के बड़े चचेरे भाई ने जल्दी से वान डोंगचेंग का गिलास फिर से भर दिया। डोंगचेंग, तुम्हारे ससुर तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं। कुछ वर्षों में, जब तुम बड़े हो जाओगे, तो हमारे बारे में मत भूलना। हम बस खेती कर रहे हैं, मुश्किल से खाने पीने का प्रबंध कर रहे हैं, और साल के अंत तक कभी कोई पैसा नहीं बचाते। चिंता मत करो, बड़े चचेरे भाई। वान डोंगचेंग शराब पीने के बाद खुश और घमंडी महसूस कर रहा था। उसने बड़े गर्व से कहा, एक बार जब मैं अपना स्टोर शुरू कर लूंगा और चलाने लगूंगा, तो मैं मदद के लिए आप सभी को बुलाऊंगा। तब तक खेती की चिंता क्यों करें? 1 साल के लिए लापरवाही से काम करें, और आप घर वापस एक नया घर बनाने में सक्षम होंगे। इन शब्दों के साथ, मैं आपकी दुकान खुलने का इंतजार करते हुए निश्चिंत हो सकता हूँ। आइए पीते हैं, पीते हैं, पीते हैं। डोंगचेंग, मैं तुम्हें भी टोस्ट दूंगा। चाचा, यहाँ आपके लिए भी है। हो सकता है कि आपने जीवन भर खेती की हो, लेकिन आपने एक अच्छा बेटा पैदा किया है। 10 गांवों और 8 बस्तियों में, जब भी वे आपके बारे में बात करते हैं तो हर कोई आपका सम्मान करता है। वे सभी कहते हैं कि आपने एक विद्वान सितारा पैदा किया है। सभी ने बारी बारी से वान परिवार के पिता और पुत्र की आसमान छूकर प्रशंसा की। अध्याय 579। झाओ और वान परिचित हो गए। वान डोंगचेंग नशे में धुत हो गया और ली शिपिंग और बच्चे के बारे में पूरी तरह से भूल गया। शराब के कुछ शॉट्स के बाद सभी के चेहरे लाल हो गए और उनकी गर्दनें शराब से सूज गईं। वान की बड़ी चचेरी बहन ने मौका पाकर कहा, डोंगचेंग, तुम्हारी चचेरी भाभी कभी भी घूमने के लिए शहर नहीं गई है, और यह सुनकर कि तुम्हारा परिवार वहीं से है, वह वास्तव में कुछ दिनों के लिए यात्रा करना चाहती है। मैंने आपसे या शिपिंग से इसके बारे में नहीं पूछा, इसलिए मैं इसके लिए सहमत नहीं हुई। ये कितनी बड़ी बात है? वान डोंगचेंग, जो वास्तव में नशे में था, ने अपने बड़े चचेरे भाई की बातों पर भी विचार नहीं किया और बस सहमत हो गया।
बड़े चचेरे भाई, आप कल रात चचेरे भाई को बता सकते हैं कि वह 3 दिनों में अपने परिवार के घर से वापस आने के बाद मौज मस्ती करने के लिए शहर जा सकती है। वह जब तक चाहे तब तक रह सकती है और मैं सभी खर्चों को वहन करूंगा। डोंगचेंग, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ आपको चचेरे भाई के रूप में पाकर मुझे गर्व महसूस होता है। प्रसन्न होकर वान के बड़े चचेरे भाई ने अपना गिलास उठाया और एक और पे पी लिया। समूह रात 9:30 बजे तक शराब पीता रहा। सभी लड़खड़ाते रहे, चूंकि उन्हें दुल्हन को लाना था और अगले दिन शादी के भोज की मेजबानी करनी थी। वान डोंगचेंग अंधेरे में उनके साथ वापस चले गए। एक बार अपने बड़े चचेरे भाई के घर पर वह नए कमरे में लेट गया और सो गया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो पहले से ही उजाला था और हर कोई जाने की तैयारी कर रहा था। वान डोंगचेंग ने कुएं पर अपना चेहरा धोया और जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना, मिस्टर वान! उद्धरण चिन्ह, झाओ शिनलान। वान डोंगचेंग ने ऊपर देखा और झाओ झिनलान को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। अपने छात्र से मिलते ही आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह, मी वान, क्या ये सचमुच आप हैं? वान डोंगचेंग को पहचानते हुए झाओ जिनलान उत्साह से उछल पड़े। मेरा परिवार इसी गांव से है और मैं आज नई दुल्हन के स्वागत में मदद करने आया हूँ। उन दिनों दुल्हन की सहेलियों का होना आम बात नहीं थी, लेकिन जब पुरुषों और महिलाओं की शादी होती थी, तब भी वे नई दुल्हन लाने में मदद के लिए 2 अविवाहित लड़कियों को ढूंढते थे। झाओ शिनलान उपयुक्त उम्र का था और छुट्टी पर था। ये सुनकर कि एक लाल लिफाफा उपहार राशि मिलना है, उसने उत्साह से स्वेच्छा से काम किया। ये सुनकर वान डोंगचेंग ने कहा, यह मेरे चाचा का घर है, तब ये काफी संयोग है। झाओ शिनलान की मुस्कान और भी अधिक खुश हो गई। वह सोचती थी कि मिस्टर वान सुंदर हैं और कई लड़कियां उनकी पीठ पीछे उनकी चर्चा करती थीं। जब वे उन्हें कक्षा के बाहर देखते थे तो शर्मा जाते थे और वह भी मिस्टर वान को पसंद करती थी, ये सोचकर कि वह हमेशा स्मार्ट कपड़े पहनते हैं, पुरुष छात्रों की तुलना में कहीं अधिक स्टाइलिश। वान डोंगचेंग क्या कह सकता है कि जब से उसने पढ़ाना शुरू किया है तब से उसे सबसे अधिक गर्व है। यह इन किशोरियों की प्रशंसा भरी निगाहें थीं। वह इसे समझ गया, लेकिन उसने ये दिखावा करना चुना कि वह नहीं जानता था। अब स्कूल के बाहर दोबारा वही रूप देखकर उनमें एक अलग ही भावना जाग उठी। उसने जानबूझकर अपने शिक्षक की हवा निकाली और कहा, हम दुल्हन को लाने वाले हैं, जल्दी करो और तैयार हो जाओ। हाँ। झाओ जिनलान ने सिर हिलाया और दूसरी लड़की की तलाश करने लगा जो दुल्हन की मदद कर रही थी। वान डोंगचेंग का मुंह एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान में बदल गया। उसने अपना कॉलर सीधा किया और अपने बड़े चचेरे भाई को ढूंढने चला गया। जैसे ही समूह दुल्हन को लाने के लिए रवाना हुआ, झाओ झिनलान वान डोंगचेंग के पास दौड़ा और उसके साथ चल दिया। मिस्टर वान, मैंने सुना है कि यहाँ शादी की शरारतें काफ़ी उग्र हो सकती हैं। जब हम वहाँ पहुँचें तो कृपया मेरा ख्याल रखें। उद्धरण चिन्ह, यहाँ एक बेहुदा रिवाज था, जहाँ दुल्हन पक्ष दुल्हन लाने वाली लड़कियों को चिढ़ाता था और मजाक करता था। यह एक कारण था कि कई युवा महिलाएं दुल्हन लाने में मदद करने से अनिच्छुक थीं। चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हें धमकाने नहीं दूंगा। ऐसी बुरी परंपराओं को खत्म कर देना चाहिए। वान डोंगचेंग को झाओ झिनलान की प्रशंसा भरी निगाहें अच्छी लगीं। झाओ शिनलान खुश हो गया और उसने पूछने का मौका लिया, आप आज दोपहर को शहर वापस जा रहे हैं, है ना? क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? मेरा परिवार आपके चाचा की मदद कर रहा है
और कोई भी मुझे स्कूल नहीं ले जा सकता। अध्याय 580। धन्यवाद। शिक्षक वांग वांग डोंगचिंग ने एक बार भी नहीं सोचा और तुरंत कहा, मैं दोपहर के भोजन के बाद वापस जा रहा हूँ। शायद दोपहर 3 या 4 बजे के आसपास। यदि आपके पास आपको ले जाने के लिए कोई नहीं है तो मेरे साथ वापस आएं। वैसे भी मेरे पास मेरी साइकिल है। ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद मिस्टर वांग, झाओ झिनलान ने खुशी से कहा। वांग डोंगचिंग का हाथ पकड़कर उसे हिलाया। उसके चेहरे पर खिली मुस्कान को देखकर वांग डोंगचिंग को अपने भीतर एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। ली शिपिंग शांत स्वभाव के थे और उन्होंने कभी भी ऐसा बचकाना पक्ष नहीं दिखाया। खासकर शादी के बाद वह हमेशा उदास रहती थी, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो। वह घर भी नहीं जाना चाहता था। ली शिपिंग का चेहरा देखकर ही वह नाराज हो गया। कभी कभी जब वह मूड में होता था तो वह ली शिपिंग को छूना चाहता था, लेकिन वह या तो कहती थी कि बच्चा पास में है या वह बच्चे को जगाने से डरती है। अंततः वे बाथरूम में जाते थे, जो शुरू में ताज़ा और रोमांचक लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये कष्टप्रद होता गया। वह इस मुद्दे को बल देना चाहता था, लेकिन ली शिपिंग इस संबंध में बहुत दृढ़ थी। वह कभी भी बच्चे के सामने ऐसा करने को तैयार नहीं थी। 1 या 2 साल का बच्चा कुछ भी नहीं समझता और उसे कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन ली शिपिंग तो जिद्दी थी। जब वह छोटा था तो क्या उसके माता पिता भी उसके निकट ऐसा ही नहीं करते थे? कभी कभी वह रात में जाग जाता था और पाता था कि बिस्तर हिल रहा है। क्या हर बच्चा इसी तरह बड़ा नहीं होता? केवल ली शिपिंग ही विवेकपूर्ण रूप से दिखावा करने वाला था। डोंगचिंग, अगर मुझे पता होता कि पढ़ाई इतनी अच्छी है तो मैंने उसी समय अपनी पढ़ाई को गंभीरता से ले लिया होता। चाहे कुछ भी हो, मैं उन कुछ सेंटीमीटर के लिए स्कूल नहीं छोड़ता, वांग डोंगचिंग के बड़े चचेरे भाई ने ईर्ष्या से कहा। आज भले ही उसकी शादी हो, लेकिन वांग डोंगचिंग उससे भी ज्यादा दूल्हे की तरह तैयार हुआ था। क्या उसने सोचा कि हर कोई विश्वविद्यालय जा सकता है? वांग डोंगचिंग की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखी, लेकिन उसका चेहरा कह रहा था, अब आप अच्छा कर रहे हैं, है ना? आप शादी कर रहे हैं, है ना? उन चीजों के बारे में चिंता क्यों करें? उद्धरण चिन्ह। सच है, उसका चचेरा भाई हंसा। दरअसल अधिकांश लोगों की तुलना में मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ। गांव में मुझसे उम्र में कई बड़े लोगों के पास अभी भी पत्नियां नहीं हैं। आजकल जब महिलाओं की शादी होती है तो वे सभी 3 बड़ी चीजों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। सामान्य परिवार इसे कैसे वहन कर सकते हैं? यदि वांग डोंगचिंग की मदद नहीं होती तो उसकी अपनी शादी खतरे में पड़ जाती। अपने चचेरे भाई को ये कहते हुए सुनकर वांग डोंगचिंग को और भी अधिक आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ। वह अपने चचेरे भाई की तुलना में अतुलनीय रूप से आसान जीवन जी रहा था। गर्व और संतुष्टि से भरे वांग डोंगचिंग ने अपने बच्चे और ली शिपिंग के विचारों को पूरी तरह से अलग कर दिया। अस्पताल में ली शिपिंग अभी भी उम्मीद कर रही थी कि वांग डोंगचिंग उस रात वापस आ सकते हैं। उसने कृतज्ञतापूर्वक शेन मिया से कहा, मियान, आपके लिए ये कठिन समय है। आपने कल रात से आराम नहीं किया है। डोंगचिंग को जल्द ही अपने घर से वापस आना चाहिए। वह आज रात मेरे और बच्चे के साथ रह सकता है। आपको और हेनान को आराम करने के लिए वापस जाना चाहिए। फिर भी मुझे आपको अपने परिवार के घर पर एक नोट छोड़ने के लिए परेशान करना होगा ताकि डोंगचिंग को पता चल सके कि बच्चा और मैं अस्पताल में हैं। सिस्टर शिपिंग, मैं थका नहीं हूँ। मैं कल रात कुछ घंटों के लिए सोया था और अब मेरे लिए करने को कोई दबाव नहीं है। मैं बाद में वापस जा सकता हूँ। मूलतः
उसे आज ली परिवार से मिलना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक नहीं गई थी। सीखना आज के एजेंडे से बाहर था, इसलिए वह बाद में ली जूलिन से तभी मिल सकी जब वह नमस्ते कहने के लिए वापस गई। लेकिन हेनान, वह कल पूरी रात बिना किसी आराम के बाहर खड़ा रहा। आज भी वह इधर उधर भाग रहा है, भोजन खरीद रहा है और पानी ला रहा है, आराम करने का मौका दिए बिना व्यस्त है। शेन मियामियान को ये कहते हुए सुनकर ली शिपिंग ने जोर नहीं दिया। वह वास्तव में उम्मीद करती थी कि कोई उसका साथ निभाए। वांग डोंगचेंग दोपहर 5 या 6 बजे तक नहीं आ पाएंगे। अस्पताल इतना सुनसान था, सिर्फ वह और बच्चा। ये थोड़ा डरावना था। ये सोचते हुए उसने हेनान की ओर देखा। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है हेनान, आप जा सकते हैं, अपने मामलों का ख्याल रख सकते हैं। यदि मियामियान मेरे साथ रहता है तो ये ठीक है। जहाँ तक अस्पताल द्वारा दिए गए पैसे की बात है, डोंगचेंग के लौटने पर मैं आपको वापस भुगतान कर दूंगा।